डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये आज आपने डॉन की लीड भी देखी होगी कि ये जी डुअल जो है वो प्राइसेस होंगी, जो एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि भाई वो क्रेडिट कार्ड से वो कह रहे हैं जी आप ख़रीदारी करें या डेबिट कार्ड से करें, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स तो 17 करोड़ लोगों के शायद हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने सोशल मीडिया से ये फिगर उठाई हैं, आपसे कंफर्म करूंगा, लेकिन बहुत कम लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और आम आदमी को फिर इसका मतलब है कि ये 2-4 रुपये फ़ी जो पेट्रोल बढ़ेगा और चीज़ें बढ़ेंगी तो उनको हिट वही होंगे। इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, कोशिश ये है कि जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 9,000 अरब रुपए के करीब है। इस कैश इन सर्कुलेशन को किसी तरह कम किया जाए, क्योंकि जो इतना ज़्यादा कैश इन सर्कुलेशन है ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी या वो इकोनॉमी जो FPR के परव्यू में नहीं है उसको जन्म देता है। फिर ये आप देखिए कि अगर ये वेल्थ शो नहीं हो रही और आप इस वेल्थ से कोई कोलैटरलाइज करके बैंक से लोन नहीं ले सकते तो ये कोई इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में काम नहीं आता। इसकी सोच ये है कि इससे किसी तरह निकल कर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करें। आपके गिरदो नवा में भी अब जैसे आप फ़ोन पे वो रास्त से पता नहीं आपने कभी पेमेंट की या नहीं की, आप शॉप पे जाकर भी फौरी तौर पे उससे पेमेंट कर सकते हैं। एक सिस्टम बनाया गया है जो अथॉरिटीज़ ने बनाया है। इसी तरह जो आप फौरी क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड तो जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको मिल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर की स्पेशली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मुझे तो यही फिगर एक समझ आता था, तो उस पर ये हम मूव करना चाहते हैं कि दिन आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएं। ये फेज्ड मैनर में होना चाहिए, पर होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज जितनी फॉर्मल इकोनॉमी है 50-60% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसमें से डॉक्टर साहब मैं एक माफ़ी चाहता हूँ, एक मैं सवाल बीच में ऐड कर दूँ। मैंने जो नेट से फिगर उठाई है कि हमारे कोई तकरीबन 45 लाख लोग जो हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। डोंट यू थिंक कि वी विल बी लिविंग आउट अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन? That's right, but that's not the only way to make payments, right? आप तो अब अपनी जैज़ और ये जो वो है उससे बड़ी क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं। रास्त के थ्रू आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि देयर आर न्यू वेज दैट विल कम। अब तो मोबाइल आप उस पर रखें तो उससे पेमेंट शुरू हो जाएगी। 3 रास्ते तो मैंने अभी बता दिए। मैं जब अमेरिका में पढ़ा करता था, तो चूँकि 20-25 साल पहले की ये बात है, तो क्या हुआ करता था, तब इतने क्रेडिट कार्ड नहीं थे, तो हम अपना चेक साइन करते थे और दे देते थे काउंटर पे, और वो हमारा साथ ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर ले लिया करते थे कि ये हमारी शनाख्त हो गई। तो ये चौथा तरीका है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को तरीके ज़रूर बनाने पड़ेंगे, यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये कंसिडर करना पड़ेगा कि चूँकि कैश इतना बड़ा सर्कुलेशन में है तो इससे आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है और लोगों को लाना है। फिर हमने, मुझे याद है फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये एक आसान अकाउंट बनाने के लिए कहा जिसमें नो योर कस्टमर ऐसा नहीं था, और उसका मकसद ये था कि हर खास व आम जो है वो अकाउंट खोल ले ताकि वो इस तरफ बढ़ सके। That is the whole, I think, emphasis जिस तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी करेंसी की बात हो रही है और हम ये बात कर रहे हैं कि लोग जो है खरीदारी जो है कार्ड के जरिए करें। पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत जो है वो डिजिटल करेंसी की जानिब बढ़ रही है, बिटकॉइन की तरफ बढ़ रही है, और इस हवाले से बहुत सा काम हो भी चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है और पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में, और इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, या बेहतर काम चल रहा है, जो पॉलिसी हुकूमत दे रही है वो ठीक है? देखिए, अभी तक तो चूँकि कुछ दिन पहले तक एक काउंसिल बनी है, मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझा देता हूँ। एक तो हर चीज़ को हम ऐसा समझते हैं कि वो चीज़ होगी तो गेम चेंज हो जाएगी, वो चीज़ होगी तो गेम चेंज हो जाएगी। काई साहब, आपकी और मेरी समझ इतनी तो है, और शायद भाई की भी, कि दुनिया में गेम चेंजर ये है कि मेहनत करके अच्छा एंकर बनता है, अच्छा एंकर अच्छी तनख्वाह लेता है और फिर उसकी प्रॉस्पेरिटी होती है। कोई गेम चेंजिंग कोर्स नहीं है करके आप यहाँ पे पहुँच सकते। तो ये भी याद रखिए कि सीपैक भी करना है, मुल्क की डीरेगुलेट करके इंडस्ट्री भी चलानी है, क्रिप्टो भी एक चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है, उसका फ्रेमवर्क तो मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक फ्रेमवर्क बनाना है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो एक आउटसाइड, एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क में कर रहे हैं, उसको पहले तो फॉर्मलाइज कर लें, पहले तो ये काम कर लें,
उस फॉर्मलाइज करने से जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि अब तो हम टैक्स पे भी आ जाएंगे इसके, कि आपने 1 लाख का लिया और 1.25 लाख का बेचा, या बिटकॉइन अगर आपने 30,000 का खरीदा था और आज मैं अभी प्राइस देख रहा हूँ 1,04,000 चल रही है, तो फिर 30,000 से 1,04,000 का जब बेचा तो 74,000 रुपए का गेन हुआ। अगर आप फ्रेमवर्क में आएंगे तो फिर तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये भी पूछेंगी आपसे कि भाई इस पे कुछ टैक्स बनता है कैपिटल गेन्स का। सो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। जब ये फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको रेगुलराइज किया जाए। उसके बाद उसमें से आपने बिटकॉइन माइनिंग में जाना है, जिसका क्या मतलब है कि कोई कंपनी आकर यहाँ पे ये अगर समझती है वाइबल तो ज़रूर बिटकॉइन माइनिंग करे। पाकिस्तान ने कुछ बिटकॉइंस या कुछ करेंसीज क्रिप्टो जो हैं वो इस वक्त रखी हुई हैं अपने पास, बिकॉज वो इलीगल थी, तो आई थिंक दे हैव कॉन्फिस्केटेड। तो एक वो पाकिस्तान के पास पड़ी हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी बात। यही बात हम कर रहे थे, डॉक्टर इकराम लाग थे हमारे साथ पिछले सेशन में। डॉक्टर साहब हमने तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो उसमें ये है कि जी रियल इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जिस तरह चाइना ने पिछाड़ दिया, सारी दुनिया को पछाड़ दिया, इवन अमेरिका बहादुर का, ये मैं नहीं कह रहा, ये लैरी समझ ने ये फिगर दी और मैं हैरान हूँ, इसे मैं अभी तक हजम नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं जी हमारी जो रियल है ना इकॉनमी, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो 4% रह गई है। 8% कह रहा था फरीद जिक्रिया, तो उसको करेक्ट किया लैरी समझ ने। आई वॉज वॉचिंग दिस शो, आई डोंट नो कितना ये दुरुस्त है। तो हमें तो स्कूल चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें ये जो कैसीनो जो है कैपिटलिज्म, इससे तो काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये कि जो मुल्क 25 करोड़ का हो उसको डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में रहना है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो लेबर है जो उतनी हाईली ट्रेन नहीं है वो इन्वॉल्व रहे। पर ये भी बात दुरुस्त है कि चूंकि मीडियन एज 23 है तो हमें अपने बच्चों को जो AI टेक्नोलॉजी, ITES टेक्नोलॉजी है उसमें जो पढ़े लिखे हैं इन्वॉल्व किया जा सकता है। 40-50 हज़ार ग्रेजुएट करता है बच्चा हमारे कॉलेजों से, तो उनके लिए नौकरियां निकाली जा सकती हैं। पर वो वेब डेवलपमेंट, अब ये वेब 3.0 है जिसकी बात अब की जाएगी, ये वेब डेवलपमेंट और AI टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन माइनिंग, ये सब काम में लाया जा सकता है। बट इसका किसी चीज़ को भी पनेशिया या ऐसा ना पेश करें, पेश ऐसे करें कि ये भी एक चीज़ है, इसको दुनिया कर रही है, हम एक चीज़ बना रहे हैं, लीगल, रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन फ्रेमवर्क। मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया में काम करता हूँ, मैं बहुत इन टच रहता हूँ, उन्होंने भी एक फ्रेमवर्क बनाया है और जो लोग लाइसेंस लेंगे वो इसका कारोबार जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे होता है कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, वो शायद बहुत कम लोग बताएंगे। ट्रांजैक्शन की स्पीड बड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर आपकी रेमिटेंस 1 दिन या 2 दिन में आपको मिलती है और आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू आना पड़ता है, तो ये आपको क्विकली रेमिटेंस मंगवाने का एक जरिया बन सकता है। मैं चूंकि पाकिस्तान में 36 अरब डॉलर की रेमिटेंस लगती है, ये एक इसमें एरिया समझता हूँ जिसमें इसका फ़ायदा हो सकता है। बट इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है। कई बहुत बड़े वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जो समझते हैं इस चीज़ को, दे थिंक कि इट्स नॉट अ वे टू गो, कई करना चाहते हैं। फिर ये है कि बहुत कम मुल्कों ने इसको लीगलाइज किया, ये बात भी अपनी जगह है। अभी तो सारे मुल्क एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, कुछ मुल्कों का बन गया है, पाकिस्तान को भी बना लेना चाहिए। इसको इस हद तक देखें, फिर सोचेंगे कि क्या 2000 में जो डिजिटल करेंसी है इस पर सारे मुल्क जा रहे हैं, अमेरिका भी इस पर जा रहा है और बाकायदा तौर पे जो सदर ट्रंप हैं वो इस पर जो है बड़ा शौक रखते हैं, बाकी मुल्क भी इस पर जा रहे हैं। चाइना जो है वो इस हवाले से बड़ा काम कर चुका है। तो ये तो लगता है कि एक करेंसी है जो दूसरी करेंसी को जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देगी, यानी कि डॉलर जो है उसको करेंसी को तब्दील करके डिजिटल करेंसी जो है उसमें ये तब्दील हो जाएगा। दूसरा साथ बजट आ रहा है हमारा, बजट में ये सामने आ रही है बात कि जो सोलर हैं उसको भी वो भी सस्ता होने का इम्कान है और सोलर जो पैनल्स हैं वो सस्ते होने के इम्कानात हैं, गाड़ियाँ सस्ती होने के इम्कानात हैं। और ये भी खुशखबरी इसमें बताई जा रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो ज़्यादा खर्चा किया जाएगा और बाकी जो कटौतियाँ कर दी गई हैं, ज़्यादा खर्चा जो है वो अखराजात नहीं बढ़ाए जाएंगे। आप इस हवाले से कैसा देखते हैं बजट?
देखिए, मेरी एक ये राय है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छी वक्त और स्पेस मिली हुई है, बोथ IMF के प्रोग्राम के साथ एंगेजमेंट में होने से, और प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे जो मुल्क का वकार बुलंद हुआ है, उसको बहुत अच्छा स्पेस है कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल काम जो करना चाहते हैं ना, जो एक्सपेंडिचर्स ठीक करना चाहते हैं, आप पे टैक्स बहुत लागू है सैलरीड पर, उसको कम करना, गाड़ियों की इंपोर्ट 3 से 5 साल हो जाएगी शायद साहब, एग्जैक्टली नोट कर लीजिएगा, यही आपको बजट में दिखाई देगा। ठीक, जो 3 साल तक आप पुरानी गाड़ी मंगवा सकते थे, अब आप 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकेंगे। कुछ जो इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स, रॉ मटेरियल, इस तरह की चीजें हैं, उसमें एक नेशनल टैरिफ रिफॉर्म होना चाहिए। वो ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, इसका एक निज़ाम जो है ऐसा बना हुआ है कि वो हमारे मुल्क की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको हर्ट करता है, उस तरफ जाना चाहिए। उससे ना सिर्फ आपको ज़्यादा चॉइस मिलेगी ऑफ गुड्स, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाएंगे तो ज़्यादा चॉइस मिलेगी, लोकल इंडस्ट्री भी उभर कर आएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, बेहतर क्वालिटी की गाड़ी, बेहतर एयर कंडीशनर, बेहतर कंप्यूटर, बेहतर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।